हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आपको आ रही है? अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या वॉइस प्रॉपर आ रही है? हाँ जी। कविता यादव, राधे 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 राधे, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सॉइल वाटर। और हम ये कह सकते हैं कि हमने सॉइल फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सॉइल फिजिक्स का एक लास्ट टॉपिक सॉइल वाटर जिसके बारे में स्टडी करेंगे, और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ये हमने कल क्लास में भी बात की थी। ओके बेटा, यस सर, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नया, वो टॉपिक है सॉइल वाटर। इससे पहले जो भी कंटेंट हुआ है, इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का, या अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं सॉइल फिजिक्स में, तो कहूंगा ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। उसमें कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हो। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके मैं कमेंट बॉक्स पे नजर रखूंगा, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं बीच में सवाल को देखकर उसका आंसर कर दूंगा। हम सॉइल वाटर की बात करें उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कल की क्लास में मैंने आपको वाटर के बारे में बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें आपके सामने डिस्कस की थी, और उम्मीद करता हूं कि उनमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट होगा भी नहीं। और मैं फिर क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में रिपीटेड मोड पे बार बार यहां से सवाल पूछा जाता है कि भैया वाटर का एंगल कितना होता है, ये सिमेट्रिकल होता है या नहीं होता है, इसका डायामीटर कितना होता है, डाईपोलर मोमेंट जो होता है क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड मोड पे पूछे जा चुके हैं पहले भी। और वो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। उसमें अगर ऐसा कुछ भी हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसमें किसी तरीके का कोई डाउट आप हमारे नहीं रहेगा। अब वोटर अगर आपको समझ में आ गया कि पानी किसको कहेंगे, या पानी से हम जो मोटे मोटे तौर पर इसकी सारी चीजों को अगर स्टडी कर लिया, तो इसके आगे एक सॉइल वर्ड लगा हुआ है। बोले सर सॉइल वाटर क्या होता है? वाटर तो समझ गए, लेकिन सॉइल वाटर क्या होता है? तो हमें अच्छे से पता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पोर स्पेस। यानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पोर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं पोर स्पेस। याद रखना, अगर इस पोर स्पेस के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। ओके, शायद दो सवाल भी आ गए। एक तो अनु का आया है, सर इफ द पोरोसिटी इज रिड्यूस देन द एरिएशन इज। एक तो आ गया है कि पोरोसिटी रिड्यूस होती है तो एरिएशन पे क्या इफेक्ट आएगा। अनु, आपके सवाल का जवाब तो बहुत इजी है। यानी आपने पूछा इफ द पोरोसिटी रिड्यूस, सिंपल सी बात है, जब जब ऐसा होगा कि पोरोसिटी रिड्यूस होगी, ध्यान रखना जो एरिएशन स्टेटस होता है सॉइल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसमें एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब जब पोरोसिटी रिड्यूस होगी मतलब सॉइल कॉम्पैक्ट होगी, हार्ड होगी, और जिस केस में सॉइल हार्ड हो उसकी एरिएशन को रिड्यूस कर दीजिए। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा सवाल है कविता चौधरी का, सर सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना प्लीज। थोड़ा सा क्यों, मेरी लाडली सराई डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्यों करेंगे, चलो देख लो। वैसे मैं आपको बता देता हूं, दोनों एकदम सिमिलर सी टर्म्स है, छोटा सा इनमें डिफरेंस ही बहुत छोटा है। पहली बात तो डिफरेंस क्या है वो समझना। एक शब्द तो उपयोग किया जाता है सॉइल कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है सॉइल स्ट्रेंथ। ये दो टर्म्स यूज की जाती है। सॉइल कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब होता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एंड रप्चर। यानी कंसिस्टेंसी का हम सीधे शब्दों में हम मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी सॉइल को हम रप्चर का मतलब होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसको किसी दूसरे रूप में ढालने की कोशिश करते हैं,
तो सॉइल जब हम उसको तोड़ते हैं तो सॉइल एक रेजिस्टेंस यानी एक बल उसके विपरीत लगाती है, उस रेजिस्टेंस फोर्स को हम बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। और ये जो सॉइल कंसिस्टेंसी होती है ये अलग अलग मॉइस्चर पर अलग अलग होती है। जब सॉइल हार्ड होती है तो अलग होती है, मोइस्ट होती है तो अलग होती है, वेट होती है तो अलग होती है, वेरी वेट कंडीशन में अलग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चर लेवल पर सॉइल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। पहली चीज क्लियर है? बोले सर ये तो समझ में आ गया, पर इसका क्या सीन है ये भी बता दो। सॉइल स्ट्रेंथ का मतलब, सॉइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस फोर्स जो सॉइल का, जिसमें आप सॉइल को जब भी उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करो, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है और इस सॉइल के ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो इसको तोड़ने के लिए, तो ये जो सॉइल है ये बिना टूटे जितना रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर सकती है उसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रेंथ। याद रखना, कंसिस्टेंसी में सॉइल टूट जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन के विपरीत जितना फोर्स आता है उसको बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। और सॉइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है विदाउट डिफॉर्मेशन की सॉइल टूटनी नहीं चाहिए। ये समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें एक शब्द डेफिनेशन में आपको एकदम क्लियरली मैंने लिखाया होगा, याद रखना, नहीं लिखाया है तो लिख लीजिए, विदाउट डिफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सॉइल जो है वो बिना टूटे या बिना मिक्सअप हुए जितना रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करती है या प्रेशर, रेजिस्टेंस प्रेशर उसमें प्रेजेंट रहता है, उसको तो बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ। और सॉइल कंसिस्टेंसी में ये विदाउट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। यहां इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस फोर्स टू डिफॉर्मेशन या अगेंस्ट टू डिफॉर्मेशन की, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। अब एक सवाल और आ गया है, सर हाईएस्ट पोरोसिटी तो सिल्टी क्ले, पहला है सिल्ट क्ले, दूसरा है सिल्ट क्ले लोम, क्ले लोम एंड सैंडी क्ले लोम। सर आपने बताया था लास्ट वाले की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसका कंसेप्ट बता दो सर प्लीज। ठीक है, एक सवाल और आया है जो सॉइल फिजिक्स से ही रिलेटेड है, सॉइल टेक्सचर से इन्होंने पूछा है। यानी कि इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कह रहा है विदाउट रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट टू डिफॉर्मेशन, विदाउट किसी स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटे बिना जो रेजिस्टेंस फोर्स आता है वो तो आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ में, और अगर विदाउट डिफॉर्मेशन शब्द नहीं आता है तब हम कहाँ चले जाएंगे, सॉइल कंसिस्टेंसी की हम बात कर लेंगे। अब आरसी की बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट पोरोसिटी किसमें होती है। इसने पहला तो कहा है सिल्ट क्ले, पहला क्या कहा है, सिल्ट क्ले। दूसरा ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि सर सिल्ट क्ले लोम, अगले में इन्होंने कहा है सिल्ट क्ले लोम। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, इन्होंने दिया है क्ले लोम। क्या दिया है, क्ले लोम ऑप्शन में दिया है। एंड लास्ट वन इन्होंने दिया है, क्या दिया है, सैंडी क्ले। यानी कि इन्होंने लास्ट ऑप्शन की हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया है क्ले। देखो इस कंसेप्ट में आप जरूरी नहीं है कि इतना डिटेल से इसको समझने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, कुछ जगह तो आप इसको बहुत इजी वे में ले सकते हो। बोले वो सर कैसे? देखो अब आप ऑप्शंस को पढ़ते हो कि सिल्टी क्ले, दूसरा है सिल्ट क्ले लेकिन साथ में और क्या आ गया, लोम। यहां क्या आ रहा है, क्ले लोम, और यहां क्या आ रहा है, सैंडी क्ले। यानी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाईएस्ट जो पोरोसिटी होती है वो हमेशा किसमें होती है, मैक्सिमम पोरोसिटी ऑलवेज, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्ले में होती है। किसमें होती है, क्ले में होती है। उसके बाद हम बात करें तो बोले सर उसके बाद लोम में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, सैंड में होती है। मैंने आपको यह भी कहा था कि जो फ्रेगमेंट लास्ट में आएगा यानी उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा मान के सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, या बीच में सिल्ट को रखना, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि जिस जिस ऑप्शन के लास्ट में क्ले होगा हमें सबसे पहले तो उसको पिक करना है, और जिसमें सेंड वर्ड आ गया उसको तो हटा ही देना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंड में तो सबसे कम होती है। तो हमने पाया कि लास्ट में इसके भी क्ले है, इसके भी क्ले है। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों ऑप्शन में ही क्ले है, लेकिन यहाँ सिल्ट लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, सेंड। यानी इस ऑप्शन को तो काट दो, ये तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेंड इसके अंदर है, सैंडी क्ले टेक्सचर है, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है कि सर सिल्टी क्ले है। दोनों में ही क्या होता है, कम होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि क्ले लोम, यानी मिट्टी तो लोम है। देखो मिट्टी यहाँ कौन सी है, यहाँ मिट्टी सिल्टी क्ले है, सिल्ट और क्ले ही है, केवल सैंड नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ के केस में आते हैं तो यानी इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, क्ले तो है, लेकिन लोम का मतलब क्या होता है, लोम का मतलब होता है भैया सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों फ्रेगमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं लोम। यानी कि इस सॉइल में तीनों का कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो क्ले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है, क्ले लिखा हुआ है। यानी इसमें सैंड फिर से क्या है, ठीक ठाक। इस वाले ऑप्शन में सैंड है ही नहीं, इस वाले में साफ साफ सैंड लिखा हुआ है। इस वाले में लोम की वजह से हमें समझ में आ गया कि सैंड का कंटेंट अच्छा खासा है। इसमें देखते हैं सिल्टी क्ले, यहां भी क्या लिखा हुआ है, यहां लोम की वजह से हमने काट दिया, क्यों, क्योंकि इसमें सैंड का कंटेंट अच्छा खासा है, इसीलिए पोरोसिटी ज्यादा नहीं हो सकती। यहां लिखा हुआ है सिल्टी क्ले और यहां भी क्या लिखा हुआ है, सिल्टी क्ले। बोले सर कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें, अरे लास्ट में फिर क्या लिखा हुआ है, लोम। लोम का मतलब इसमें फिर से क्या होगी, इसमें फिर से सैंड, सिल्ट एंड क्ले की क्वांटिटी तीनों की है। माना इन दोनों की तो नाम पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस और इस ऑप्शन को हम कंपेयर करते हैं तो इसमें सैंड नहीं है, जबकि इसमें फिर से सैंड आ गया। और जब हमें पता है सैंड जो होता है इसके अंदर सबसे कम पोरोसिटी होती है, यानी राइट आंसर हम कह देंगे कि सिल्टी क्ले के अंदर हाईएस्ट पोरोसिटी प्रेजेंट रहेगी हमारे अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और थोड़ा सा पीछे की तरफ वापस से चलते हैं और बेसिक चीजों को डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे सॉइल वाटर की, वाटर से रिलेटेड कुछ सिंपल जो टर्मिनोलॉजीज है उनको हमने कल समझने की कोशिश की थी, और उसमें उम्मीद करता हूं आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वाटर हमें पता है, इसका आइडिया है, लेकिन सॉइल शब्द लग गया तो सॉइल वाटर क्या होता है इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। क्लियर है? यहां लिखा हुआ है पोर स्पेस का मतलब होता है सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं पोर स्पेस। और हमें पता है कि इस पोर स्पेस में या तो प्रेजेंट होती है एयर और या प्रेजेंट होता है वाटर। यानी कहने का मतलब है कि सॉइल के पोर स्पेस में जो वाटर कंटेंट होता है उसी को हम नाम देते हैं सॉइल वाटर। समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि भैया बादल के रूप में पानी है या सॉइल के ऊपर पानी भरा हुआ उसको हम सॉइल वाटर कह देंगे, नहीं। सॉइल पोर स्पेस के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं सॉइल वाटर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई है, सॉइल वाटर की जब भी बात आए तो आप समझ लेना मिट्टी के अंदर जो पानी है हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। वाटर से रिलेटेड सिंपल टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो वाटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स ऐसी है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, या यूं कहें एओ और डबल एओ के एग्जाम में अगर वाटर से सबसे इजी सवाल पूछता है तो सबसे पहले इन्हीं को पूछता है। बोले सर ये क्या है? इनमें पहला शब्द एक आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन पहली टर्म क्या आती है? इनफिल्ट्रेशन। दूसरी टर्म की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है परकोलेशन। क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है परकोलेशन। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे जो चलता है हमारा परकोलेशन के बाद नंबर आता है थर्ड नंबर पे, उसको हम बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं? सीपेज। ये आप लोगों को तीनों टर्म्स को हम एकदम से क्लियर कर देते हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आज ही इनको अच्छे से समझ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल की सरफेस है, इसकी बात करें तो ये हमारा जो खेत है उसकी सरफेस है, जिसको हम सिंपल भाषा में कह देंगे सॉइल सरफेस। और ये आपको सॉइल के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, आराम से, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये सॉइल के पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के बीच में आपको जो स्पेस होता है जिसको हम पोर स्पेस कहते हैं ये भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कोई भी रेनड्रॉप है वो सबसे पहले ग्राउंड पे आती है, और मान लीजिए ये एक रेनड्रॉप है, पानी की बूंद है या पानी है जो अभी सरफेस पे आया है। अब ये पानी की जो बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या करेगी, जो खाली जगह होती है वह अंदर की तरफ धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चली जाएगी, यानी पार्टिकल्स के बीच में एंटर करेगी। यानी ये तो है सॉइल की सरफेस,
और इस सरफेस के नीचे पानी की बूंद एंटर करेगी। जैसे आप अपने घर में नहीं जाते हो कि गेट को खोलकर क्या करोगे, अंदर जाओगे, तो जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हो, गेट के अंदर प्रवेश करते हो, वैसे ही पानी की बूंद भी क्या करती है, मिट्टी के अंदर प्रवेश करती है। और अंदर जो प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री। कहने का मतलब हम प्रवेश की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रवेश की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, वाटर का सॉइल के अंदर एंट्री करना, प्रवेश करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी एंट्री ऑफ वाटर को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में साफ साफ ये शब्द लिखा हुआ आएगा, एंट्री ऑफ वाटर, यानी सॉइल की सरफेस के अंदर वाटर की जो एंट्री होती है उसको हमने नाम दे दिया है भैया इनफिल्ट्रेशन। नंबर 1 टर्म आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो ध्यान देना, अब ये मान लो ये वाटर की ड्रॉपलेट यहां आ गई है। अब ये क्या करेगी, या तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट करती हुई धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी सॉइल के अंदर, या फिर हो सकता है कि ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है या जो पानी सॉइल के अंदर एंटर कर चुका है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ साइड में चला जाए। याद रखना, इस तरह का जो सीधा कट होता है उसको आपने सुना होगा, सिंपल शब्द में कहते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल। क्लियर है। और जो साइड में जाता है उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं जिसको आपने अक्सर सुना होगा, क्षैतिज, या फिर इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल वर्ड आपने सुना होगा। हॉरिजेंटल, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए जो वाटर ड्रॉपलेट यहां प्रेजेंट है या पानी यहां पर उपस्थित है जो सॉइल के अंदर एंटर कर चुका है, अगर ये वर्टिकली का मतलब होता है धीरे धीरे सीधा का सीधा नीचे की तरफ जाते जा रहा है, या सॉइल की जो अलग अलग प्रोफाइल नीचे की तरफ जो लेयर आती है उन लेयरों में सीधा सीधा नीचे जाए जा रहा है, डीप लेयर जो होती है अंदर की तरफ, जिनको हम गहरी परतें कहते हैं, डीप लेयर्स कहते हैं, अगर ये मूवमेंट करता हुआ डीप लेयर में चला जाता है तो इसको हम नाम दे देते हैं परकोलेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं परकोलेशन। लेकिन मान लीजिए जो पानी है, ये जो वाटर है, ये भैया नीचे की तरफ नहीं जाता है और ये सॉइल में एंटर करने के बाद धीरे धीरे थोड़ी देर गहराई में जाता है और फिर ये साइड में चला जाता है, यानी ये हॉरिजेंटल अगर मूवमेंट करता है, यानी वाटर सॉइल के अंदर मूवमेंट तो कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन सीधा नीचे ना जाकर ये साइड में जा रहा है, तो ध्यान रखना इस साइड में जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं, सीपेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने अक्सर अपने घर पे चेक बेसिन यानी जो क्यारी धोरा वाली जो मेथड है ना वो आपने देखी होगी, जिसमें मान लीजिए आपने ये एक धोरा बनाया है जिसको आप पानी की चैनल बोलते हैं, वाटर चैनल बोलते हैं। वैसे कैनाल के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि ये आपकी मेड है और आपने क्या किया, इस जो आपको जिसको आप सिंपल धोरा या चैनल बोलते हैं उसमें आपने पानी छोड़ा। अब धीरे धीरे पानी इसके अंदर जाएगा तो पानी क्या करता है, धीरे धीरे सॉइल में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद रिश्ता हुआ, यहां से रिश्ता हुआ ये पानी क्या करता है, यहाँ पास वाला जो आपका जो खेत है पास में, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, तो यहां से ये धीरे धीरे रिश्ता हुआ कहाँ जाता है, रिश्ता हुआ जो पास वाली जगह है यहां आकर आपकी मिट्टी को गीला कर देता है या धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है देखो यहां से पानी मूवमेंट कर रहा है तो एक तो ये सीधा गहराई में जा सकता था, लेकिन ये गहराई में ना जाकर देखो यहां करता हुआ ये साइड में निकल गया, तो साइड में जो निकलता है उसको बोलते हैं सीपेज, और नीचे जाता है उसको बोलते हैं परकोलेशन। और जैसे ही इस दौरे से ये पानी अंदर सॉइल में एंटर किया इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये 3 टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। ये परकोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या यूं कहें इससे सवाल बहुत आते हैं, क्योंकि जो नहरी क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये तो चारों तरफ की जमीन है और जो नहर होती है अक्सर वो जमीन से ऊपर उठी हुई रहती है, कारण होता है कि खेतों में पानी भी तो देना है ना, तो ये नहरी क्षेत्र है। तो नहरी क्षेत्रों में क्या होता है, जब नहर में पानी भरा होता है तो ये पानी पास वाली दीवारों से रिश्ता हुआ जो पास की मिट्टी होती है यहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है, यानी दोनों तरफ का जो खेत होता है यहाँ पर क्या होता है, पानी भर जाता है इस नहर की वजह से।
और ये पानी रिस्की किसकी वजह से जाता है, तो हमें पता है कि सर सीपेज जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से ये पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली हो जाती है। दलदली का मतलब होता है यहाँ पर जो सॉइल होती है सेम सॉइल का फॉर्मेशन, या फिर यूं कहें यहाँ जो होती है एकदम मड्डी दलदली सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरह की जो सॉइल बनती है इसको बोलते हैं सेम प्रॉब्लम या सेम की समस्या, जो राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। या यूं कहें ये सवाल जीके का जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है कि सेम की समस्या राजस्थान में कहां पाई जाती है। और एआरओ डबल एआरओ एओ में तो पूछा हुआ है राजस्थान में सेम की समस्या कहां पाई जाती है। तो जहां पर नहरें ज्यादा होगी वहीं पर सेम की समस्या पाई जाएगी। इसका मतलब नहरें ज्यादा कहां है, बोले सर गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में जहां नहरी क्षेत्र ज्यादा है वहां पर नहर के दोनों तरफ जो पानी भर जाता है उसको सेम की समस्या बोलते हैं। और सेम की समस्या का कारण होता है सीपेज। क्या होता है, सीपेज। और इस सेम की समस्या को समाप्त करने के लिए नहर के किनारे पर हम बड़े बड़े पौधे लगाते हैं जिनका आपने अक्सर सफेदा यूकेलिप्टस नाम सुना होगा। यानी यूकेलिप्टस क्या करता है, मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण करके पत्तियों से उड़ा देता है, जिसको बायो ड्रेनेज के लिए फेमस है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि बायो ड्रेनेज के लिए कौन से पादप का उपयोग होता है, तो सफेदा, जिसको आपने बहुत लंबा सा एक पेड़ देखा होगा, उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, बायो ड्रेनेज के लिए, जिसको बोलते हैं यूकेलिप्टस स्पीसीज, बायो ड्रेनेज के लिए उपयोग होता है इसका। ध्यान रखना इस चीज का। यानी आपके सामने 3-4 टर्म्स आ गई, उम्मीद करता हूं इनमें किसी में आपको आपत्ति नहीं है। पहला आ जाता है इनफिल्ट्रेशन। पहला क्या आ जाता है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल। एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है मामला। और याद रखना इनफिल्ट्रेशन जो होता है इसका सवाल बहुत बार पूछा गया है। और इनफिल्ट्रेशन रेट ही डिसाइड करती है कि आपकी सॉइल के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसे रहेगा। सैंडी सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट हाई रहता है, जबकि क्ले में क्या होता है, लो। तो इनफिल्ट्रेशन का अगर आपको ऑर्डर पूछ ले तो ध्यान रखना, जिसमें पोर बड़े होंगे उसमें ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होता है। यानी सैंड सॉइल में, जैसे मान लो जिसके सैंडी सॉइल होती है, बारिश आती है फटाक से पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं होता है, यानी उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। और जहां इनफिल्ट्रेशन रेट कम होते से काली मिट्टी में थोड़ा सा पानी बरसते ही ऊपर इकट्ठा हो जाता है पानी और बहने लगता है, यानी ये होता है सैंड में सबसे ज्यादा। याद रखना। और सबसे भयंकर जो आपको मैं बताऊं इनफिल्ट्रेशन की जो दिक्कत होती है ना, वो सिल्ट में होती है। और सिल्ट में होने का कारण होता है बेटा क्लॉगिंग होने की वजह से। बाकी इनका सीक्वेंस ऐसा ही रहता है कि सिल्ट का सेकंड होता है और क्ले का। लेकिन सिल्ट में एक समस्या होती है क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, जिसको क्रस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे इरोजन ज्यादा होता है। ये सबसे सेंसिटिव पार्टिकल आपको याद होता है, ससेप्टिबल टू विंड इरोजन, ससेप्टिबल टू वाटर इरोजन। वहां नाम किसका लिखवाया था, सिल्ट का। तो सिल्ट को कई बार बुक्स के अंदर ये लास्ट में भी दिया हुआ है, लेकिन सही सीक्वेंस इसका ये है। बस फर्क इतना सा है कि जो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स होती है उसकी वजह से इसका नाम सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, लेकिन इसका सीक्वेंस ये ध्यान रखना है। बोले सर परकोलेशन का क्या मतलब होता है, परकोलेशन का मतलब होता है डीप मूवमेंट ऑफ, या यूं कह सकते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डीप लेयर ऑफ सॉइल। तो हम कह देंगे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डीप लेयर्स ऑफ सॉइल। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं परकोलेशन। और लास्ट आ जाता है आपका सीपेज। सीपेज का मतलब होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। सीपेज की वजह से ध्यान रखना, जो सेम की प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है, सीपेज की वजह से होती है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम की समस्या। याद रखना, ये जीके का बहुत बड़ा सवाल है और हो सकता है आपको ये एग्जाम में मिल भी जाए, इससे सवाल भी आ जाए कि सेम की समस्या। और सेम की समस्या राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान की जब बात करें तो ध्यान रखना ये होता है गंगानगर में। कहाँ है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में।
गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो नहरी क्षेत्र है, कैनाल एरिया, कौन सा एरिया, नहरी क्षेत्र है वहां का, वहां ये समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या का समाधान क्या है प्यारे बच्चों? इसके समाधान की बात करें तो इसका जो रिक्लेमेशन होता है, कैसे ठीक किया जाता है, तो इसके लिए एक पादप का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, उसका नाम है सफेदा। क्या नाम है? सफेदा, जिसको क्या बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है यूकेलिप्टस, यानी कि सफेदे का बॉटनिकल नेम होता है यूकेलिप्टस स्पीसीज, इसका उपयोग किया जाता है। ये सारे सवाल आए हुए हैं ये बेटा, ये मैंने आरपीसी का एग्जाम दिया तो पूछा था, सेम की समस्या राजस्थान के किन जिलों में होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। कारण क्या होता है? कारण होता है नहरें, इसीलिए कहते हैं नहरी क्षेत्र में होते हैं, जहां नहरें नहीं होती वह सेम की समस्या भी नहीं पाई जाती है। क्लियर है मामला? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ बेटा एक सवाल और आता है जिसके बारे में आपको और ध्यान रखना, एक होता है रन ऑफ। क्या होता है? रन ऑफ और होता है। बोले सर ये क्या होता है, इसको भी समझा दो। देखो रन ऑफ को भी मैं समझा देता हूं। पानी सॉइल के अंदर एंटर कर गया और एंटर करते ही हमने कहा कि ये तो इनफिल्ट्रेशन है। पानी धीरे धीरे गमन करते हुए नीचे की तरफ चला गया तो हमने कहा सर डीप लेयर में, गहरी परतों में चला गया तो हमने कहा परकोलेशन है। और अगर वो क्षैतिज गमन करता है तो हमने कह दिया कि सर ये तो सीपेज है। यानी ये तीनों टर्म्स तो सर समझ में आ गई, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे मान लो बारिश तेज गति से होने लगती है और सॉइल के अंदर जितने भी पोर स्पेस होते हैं इनमें मान लो पानी भर जाता है। क्या भर जाता है इनके अंदर? इनके अंदर हमें पता चला कि सर इनमें पानी भर गया है। और अब हमें पता है कि सॉइल की जितनी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी, यानी जितना पानी का सॉइल अवशोषण कर सकती थी जितनी तेज गति से, उतना कर लिया है। अब इससे ज्यादा तेज स्पीड से वाटर, पानी या वाटर जो है वो सॉइल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसका मतलब धीरे धीरे पानी जो है वो अपने जो सॉइल होती है, खेत होता है, उस खेत की सतह पर इकट्ठा होने लगेगा। यानी यहां पर पानी इकट्ठा होने लगेगा। अब सीधी सी बात है, पानी इकट्ठा होगा इसका मतलब वो एक जगह तो रुकेगा नहीं, खेत का ढलान जिस तरफ होगा उधर पानी बहने लगेगा। यानी तेज गति से बारिश हुई तो पता चला कि सर हमारे खेत का ढलान इधर की तरफ था तो पानी धीरे धीरे इस तरफ की ओर बहने लगता है। तो यानी खेत की सतह पर जो पानी होता है, यानी फील्ड के ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर जब फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्लो होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रन ऑफ। क्या बोलते हैं? रन ऑफ। यानी सरफेस के ऊपर, नीचे नहीं, ध्यान रखना, सरफेस के नीचे तो किसकी वजह से मूवमेंट होता है? सीपेज। लेकिन सरफेस के ऊपर, सॉइल की जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर जब फ्रीली रन ऑफ, फ्रीली उसका फ्लो होने लगता है तो उसको बोलते हैं, याद रखना, अगर वाटर का फ्लो होने लगता है तो उसको बोलते हैं रन ऑफ। यानी हम कह देंगे सिंपल शब्दों में कि फ्रीली मूवमेंट ऑफ वाटर above the soil surface, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। जैसे नदियों में पानी बह रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम जनरली टर्म्स में बात करेंगे तो उसको रन ऑफ कहेंगे। ये तीनों टर्म्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनमें कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी आपत्ति नहीं है या किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो जो लास्ट टाइम का एआरओ का पेपर था उसमें भी एक सवाल आया था जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज से रिलेटेड था, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। पानी के लिए एक, या वाटर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हिंदी में कहे तो इसको आप कह सकते हो जल चक्र। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? हिंदी में हम कह सकते हैं जल चक्र। बोले सर ये कौन सी चक्कर में पटक रहे हो आप? तो वाटर साइकिल को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। जैसे हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ के ऊपर मान लेते हैं ये कोई झील है, या मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा ओशियन है, महासागर है जिसको अपन बात करें, और ये लेक है, छोटी सी झील है। यहां मान लेते हैं वेजिटेशन है, प्लांट्स है, और ये मान लेते हैं सॉइल की सिंपल सरफेस है, यानी यहां पर कोई वेजिटेशन भी नहीं है, सिंपल सी सतह है। तो आपने दो टर्म्स सुनी होगी, एक तो होता है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, एक होता है
इवोपोरेशन। ये जो टर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक ही टर्म बन जाती है जिसको बोलते हैं इवोपो ट्रांसपायरेशन। ये तीन टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं उत्सर्जन, और इसको जो इवोपरेशन होता है इसका मतलब होता है, एक तो होता है वाष्पोसर्जन, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाष्पोसर्जन, एक होता है उत्सर्जन। इस तरह से आपको ध्यान रखना, वाष्पीकरण कह सकते हो इवोपरेशन को, लेकिन ट्रांसपायरेशन को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन करना। समझना, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग थिंग यानी जिंदा है, जैसे मान लो पौधे क्या है, जिंदा है, आप लोग क्या हो, जिंदा हो, तो लिविंग थिंग, जैसे आपको पसीना आया, आपके शरीर के ऊपर पसीना था, थोड़ी देर आप खड़े रहते हो तो सारा का सारा पसीना उड़ जाता है, जो आपकी स्वेटिंग होती है वो सारा उड़ गया पसीना, यानी वो पानी कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। इसी तरह पौधे की पत्तियों से भी लगातार पानी उड़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब होता है सजीव सतह से जो पानी उड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन मान लो ये खेत है, और खेत के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि सारे पे पौधे होते हैं, जिस खेत में मान लो पौधे नहीं है तो जो सॉइल होती है वो गर्म होती है, और गर्म होने के बाद पानी उड़ता है। जैसे आपने कपड़े सुखाए और आपने क्या किया, तार पे डाल दिया, और 2 घंटे के बाद आपके कपड़े सूख गए, यानी जो पानी उड़ रहा है उसको बोलते हैं इवोपोरेशन। यानी दो टर्म्स आती है, ट्रांसपायरेशन और इवोपोरेशन। का मतलब होता है यहां होता है सजीव सतह, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वहां से पानी का उड़ना, ट्रांसपायरेशन। और याद रखना, जितनी भी जो निर्जीव जगह होती है उसको बोलते हैं इवोपोरेशन, और दोनों को साथ मिला दो तो बोलते हैं इवोपो ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो पानी होता है, ये पानी ट्रांसपायरेशन और इवोपोरेशन की वजह से लगातार वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। यानी हमारा एकदम सिंपल सा जवाब ये है कि पौधों से भी पानी उड़ेगा, मिट्टी की सतह से भी पानी उड़ेगा, झीलों से भी उड़ेगा, और ओशन से भी उड़ेगा। और इसका जो रूप होता है वो होता है वाटर वेपर, जिसका आपने जलवाष्प हिंदी में बोलते हैं। तो वाटर वेपर की फॉर्म में भैया ये पानी उड़कर एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल के अंदर ये चला गया। अब वायुमंडल के अंदर जाने के बाद ये जो जलवाष्प होती है ये क्लाउड बनाती है। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्या बनाती है, बादल बनाती है। और फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी के ऊपर तो सारी चीजें होती है, जैसे मान लो यहाँ कोई माउंटेन, हिमालय जैसा पर्वत है, मैदानी क्षेत्र है, सारी चीजें होती है। यानी कि यही क्लाउड जो होते हैं या जो बादल बनते हैं, ये बादल बाद में बूंदों के रूप में वापस से क्या करते हैं, बारिश करते हैं, रेनफॉल करते हैं। क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। और यही रेनफॉल के साथ जो पानी आता है, धीरे धीरे ये क्या करता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ मैदानी क्षेत्र में जो बारिश हुई तो पानी क्या करेगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, परकोलेशन से गहरी परतों में जाएगा, सीपेज भी करेगा, सारे काम करेगा। साथ ही साथ जब बारिश बहुत तेज होती है तो पानी रन ऑफ के रूप में बहने लगेगा, और ये पानी बहता हुआ आकर कहाँ मिल जाएगा, समुद्र के अंदर वापस से मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये पानी फिर से उड़ेगा, फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर से रेनफॉल के तौर पे वापस से कहा जाएगा, ओशियन और झीलों के अंदर आ जाएगा। तो पानी का एक ये साइकिल लगातार चलता रहता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र इसको बोलते हैं। यानी जो वाटर होता है ये इवोपरेट होता है अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में, और वापस से बैक रिटर्न होकर आ जाता है रेनफॉल के द्वारा। और यहां आने के बाद ये क्या करता है, कुछ पानी तो जो ग्राउंड वाटर नीचे की तरफ, हमें पता है कि नीचे पानी भरा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो कुछ पानी नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, कुछ रूट जोन में रह जाता है जिसको पादप अवशोषित करके उड़ा देते हैं, कुछ झीलों में चला जाता है, कुछ सतह पे रहता है, अलग अलग जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हम उसकी बात चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ओशियन में जितना पानी है, यानी ओशियंस के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट है, लेक्स में जितना वाटर प्रेजेंट है, उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जो पानी सॉइल के अंदर होता है, जो वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर हम इरिगेशन भी करते हैं तो वेल और ट्यूबवेल्स के द्वारा सॉइल के नीचे से जो वाटर अवेलेबल होता है उसको बाहर निकालकर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। कभी आप ओशियन से, समुद्रों से लेके आते हो क्या पानी,
ऐसा तो नहीं है ना कि पास में भैया प्रशांत हिंद महासागर है, नीचे से मोटर चला के लेके आ गए और इरिगेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाटर इरिगेशन के लिए सुटेबल ही नहीं है मेरे रसगुल्लो। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका ही हम यूज करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो पानी हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं उसकी बात करें तो ये क्या करता है, सॉइल के नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ ग्राउंड वाटर है नीचे की तरफ, तो इससे पहुंचने के लिए जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर जनरली 3 लेयर्स का एक इंटीरियर बना रहता है। समझना ये किस तरह से होता है, इसको मैं समझा देता हूं क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला वो क्षेत्र है जहां जनरली क्रॉप्स की रूट प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं रूट जोन। क्या बोल देते हैं, रूट जोन, या इसी को बोल देते हैं जिसको सॉइल वाटर जोन भी कहते हैं, रूट वाटर जोन जनरली हम इसके लिए यूज करते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं, पहला हो गया रूट जोन, पहला क्या हो गया, रूट जोन। अब जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके नीचे की तरफ एक बहुत लंबा सा जोन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं वाडास जोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वाडास जोन। और इससे जस्ट नीचे की तरफ अगर यहाँ बात करें तो जैसे आपके घर में कुआं होगा तो जनरली जिसको आप लोग वाटर टेबल, अगर हम बात करें तो साइंटिफिक भाषा में तो हम बोलते हैं वाटर टेबल, और अगर देसी भाषा में है कहे तो हम कहते हैं चूहा जिसको बोलते हैं। यानी कुआं खोदने पर नीचे जहां आपको पानी मिलता है जिसको हम ग्राउंड वाटर लेवल कह देंगे, या चूहा देसी भाषा में कह देंगे। मान लो आपने कुआं खोदा तो यहां जाके आपको खेत में पानी मिलेगा, या आपकी जो सॉइल है उसमें यहां जाकर आपको पानी मिल रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां अगर आपको कोई पूछे कि जो सॉइल पार्टिकल्स है क्या इनके बीच में एयर है क्या, इसका मतलब जी नहीं है। यहां केवल और केवल क्या भरा हुआ है, पानी। इसको हम बोलते हैं, यहां जो लेयर होती है इसी को बोलते हैं हम वाटर टेबल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर टेबल वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। दूसरी टर्म समझना, जहां सारे के सारे पोर्स पानी से भरे होते हैं उसको बोलते हैं सेचुरेटेड जोन। यानी ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में पहले भी पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग की क्लासों में। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है, सेचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर जितने भी पोर स्पेस है सारे के सारे पानी से भर जाएं तो उसको सेचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे। अनसेचुरेटेड का मतलब है कुछ पोर्स ऐसे हैं जिनमें हवा है, या बहुत सारे पोर्स है जिनमें एयर प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड जोन। तो याद रखना जो वाडास जोन होता है ये एक अनसेचुरेटेड जोन होता है, यानी कि वाडास जोन के अंदर अगर हम बात करें तो वाटर भी होता है और एयर भी होती है। तो बहुत सारा पोर स्पेस वाडास जोन का ऐसा होता है जिसके अंदर क्या भरा रहता है, एयर प्रेजेंट रहती है, इसलिए बोलते हैं कि अनसेचुरेटेड जोन होता है। लास्ट जोन की अगर अपन बात करें तो ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है इसके ऊपर एक छोटा सा लेयर, या यूं कहें छोटा सा जोन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो पानी नीचे की तरफ प्रेजेंट है इस कैपिलरी या जो अपना ग्राउंड वाटर है, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉइल में थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और ऊपर की तरफ चढ़कर एक अनसेचुरेटेड जोन, या यूं कहें नियर टू सेचुरेटेड, यानी बस कुछ ही पोर स्पेस है बाकी ये सेचुरेटेड हो ही जाता, तो नियर टू सेचुरेटेड जोन प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी फ्रेजिन। क्या बोलते हैं, कैपिलरी फ्रेजिन वर्ड हम लोग यूज करते हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो सॉइल प्रोफाइल है इसमें 3 जोन ऐसे होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर होता है रूट जोन, दूसरे नंबर पे होता है वाडास जोन, और तीसरे नंबर पर होता है कैपिलरी फ्रेजिन। तीसरे नंबर पे क्या होता है, कैपिलरी फ्रेजिन। यहां से सवाल क्या क्या आते हैं, एक तो आपको ये ध्यान रखना सबसे ऊपर कौन होता है, रूट जोन, फिर कौन सा होता है, वाडास जोन। अच्छा मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, अदरवाइज आप कहोगे कि सर मामला गोलमोल कर दिया आपने, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या सवाल आता है और क्या नहीं आता है। चलो इसको मैं एकदम क्लियरली आपको समझा देता हूँ। वाटर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, जल चक्र होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। सॉइल के अंदर जनरली इस तरह से 3 जोन बने हुए रहते हैं, तीनों के बारे में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं क्लियरली लिख देता हूँ और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। याद रखना ये है आपकी सॉइल सरफेस, ये क्या है आपकी सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के जस्ट नीचे जो जोन होता है उसको बोलते हैं रूट जोन, या सॉइल वाटर जोन जिसको हम बोल देते हैं, या रूट वाटर जोन जिसको हम बोल देते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है वाडास जोन। कौन सा जोन होता है, वाडास जोन, और लास्ट आता है कैपिलरी
कैपिलरी फ्रिजिंग जो 3 जोन होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? रूट जोन। फिर कौन आता है? वाडास जोन। फिर कौन होता है? कैपिलरी फ्रिजिन। और इसके जस्ट नीचे, कैपिलरी फ्रिजिन के जस्ट नीचे आ जाता है आपका ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि यहाँ आपका जो पानी है उसके सारा का यहाँ पानी मुक्त रूप से आपको मिल जाएगा। कुआं खोदोगे तो आपका चूहा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है मामला? यानी ये होता है आपका वाटर टेबल। क्या होता है? वाटर टेबल आपका होता है। क्लियर है मामला? सबसे ऊपर कौन सा है? रूट जोन। यहाँ आप इरिगेशन देकर क्या करते हो? क्रॉप को ग्रो करते हो। ये वाडा जोन जो होता है ये अनसेचुरेटेड जोन होता है। ये कैसा जोन होता है? अनसेचुरेटेड जोन होता है। ये सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन इज अनसेचुरेटेड इन सॉइल। तो ध्यान रखना ये अनसेचुरेटेड जोन कौन सा होता है? वाडा जोन होता है। और कैपिलरी फ्रेजिन जो होता है ना बेटा, इसमें बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जिसमें एयर होती है, बाकी सारे में क्या होता है? पानी होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नियर टू सेचुरेटेड। नियर टू सेचुरेटेड यानी इसका मतलब होता है कि लगभग लगभग सेचुरेटेड ही है, थोड़ा बहुत कोई छोड़ दिया जाए तो नियर टू सेचुरेटेड जोन ये होता है। ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि जब रेनफॉल होती है तो वाटर सॉइल के अंदर एंटर करता है और मूवमेंट करता हुआ इस पानी में आकर मिल जाता है। समझना मेरी बात। आपने कुआं खोदा और यहाँ जो पानी है उसको बाहर निकाल के इरिगेशन के लिए यूज किया, लेकिन बारिश होने पर पानी वापस से मूवमेंट करता हुआ इसी पानी में आके मिल जाता है। उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है वाडास जोन के ऊपर। किस पर निर्भर करता है? वाडास जोन के ऊपर। और सवाल यही पूछा हुआ है 2-3 बार एग्जाम के अंदर कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज डिपेंड ऑन विच जोन। तो ध्यान रखना वाडास जोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज डिपेंड ऑन वाडास जोन। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों जोन के बारे में भी ध्यान रखना, कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा सेचुरेट नहीं है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार करता है। इसमें हम जनरली करते हैं प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इस वाले जोन में क्या करते हैं? हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ध्यान रखना ये नियर टू सेचुरेटेड होता है। ये तीनों चारे बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है जिनमें हम बात करेंगे डेंसिटी, सरफेस एरिया, या फिर अपन बात करें तो डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, या इसके लिए बात करें तो वेपर प्रेशर। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो। ओके थैंक यू बेटा।